हाउ टू फाइल ITR-1, मतलब कि आज ITR-1 फाइल कैसे करी जाती है आज होगा इस वीडियो में। आई नो वीडियो काफी लेट है, बट लेट इसी वजह से थी क्योंकि बहुत सारे ग्लिच हो रहे हैं हमारे इस पोर्टल पे, क्योंकि नया नया बना है, आप भी जानते हो। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि सारे के सारे ग्लिच को सॉल्व करके आपको एक फाइनल आउटपुट जो परफेक्ट वीडियो है वही दी जाए। तो आज की इसी वीडियो में यही है कि हम अगर सैलरी इनकम के लिए या अदर सोर्सेज की इनकम के लिए या वन हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के लिए अगर ITR भरना चाहते हैं तो उसका फॉर्म होगा आपका ITR-1। और ये चीज मैंने एक थ्योरी एक वीडियो में कवर करी थी कि ITR-1 से 7 तक कौन कौन पर्सन किस किस के लिए एलिजिबल होता है, कौन कौन सी इनकम किस फॉर्म में जाएगी, वो पूरा का पूरा मैंने अलग वीडियो में कवर कर रखा है। आई बटन में लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा लिंक, वहां पे जाके आप चेक कर लेना कि फॉर्म्स किसके लिए क्यों बने हैं। ये होती है बात खत्म। आगे चलते हैं, अब हम फाइल करते हैं ITR-1 विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। मेरा नाम है वजाद खान और आप देख रहे हैं चैनल प्रोफेशनल एड्यू हब। तो देखो, लॉगिन मैंने कर रखा है एक पर्सन का। आप यहां से भी फाइल नाउ कर सकते हो या ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न में जाके फाइल इनकम टैक्स भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, आपको यहां से ऑप्शन चूज करना है या डायरेक्ट सामने आ रहा है फाइल नाउ का ऑप्शन, वहां पे चूज करना है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे आगे ईयर सेलेक्ट किया। अब कुछ लोगों को यहाँ पे डाउट हो जाता है कि ईयर सेलेक्ट करते ही यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा है, तो आपको यहाँ पे पैनिक नहीं होना, ऑप्शन यहाँ नहीं आएगा, आपको नीचे जाके कंटिन्यू करना है। कुछ लोग 1.5 महीने से इसलिए परेशान है कि फॉर्म ही नहीं आ रहा था, लेकिन वो ऐसा है नहीं। आपने देखा, ईयर सेलेक्ट करके नीचे कंटिन्यू करेंगे, आगे आ जाएंगे, फिर आप यहाँ पे देखेंगे सेलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग, मतलब कि आपको ऑनलाइन लेना है या ऑफलाइन फॉर्म। तो मैं आपको बता दूं बहुत सिमिलर है, मतलब 99% ऑनलाइन और ऑफलाइन सिमिलर ही है, बट अभी हम ऑनलाइन भरेंगे क्योंकि ITR-1 ऑनलाइन भरो और उसी टाइम सबमिट भी कर दो। प्रोसीड। तो अब यहाँ पे दो चीजें दिख रही होंगी, ये है यू हैव सेव ड्राफ्ट ऑफ इनकम टैक्स फाइलिंग फॉर पेंडिंग सबमिशन। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, अगर मान लो आपने थोड़ा बहुत फॉर्म भर दिया और आपको कोई काम आ गया या कुछ भी हो गया, आप यहाँ से काम आधा अधूरा छोड़ के चले गए, तो जब आप नेक्स्ट टाइम लॉग इन करोगे और यही प्रोसेस फॉलो करते हुए आओगे तो यहाँ पे एक ड्राफ्ट सेव होगा, तो आप उसको वहीं से कंटिन्यू कर सकते हो। अभी हम बिल्कुल फ्रेश कर रहे हैं तो नीचे ऑप्शन आ रहा है स्टार्ट न्यू फाइलिंग। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट न्यू फाइलिंग करते हैं। जैसे ही हमने क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा आप इंडिविजुअल के लिए भर रहे हो, HUF के लिए भर रहे हो या अदर्स के लिए। तो भाई हम इंडिविजुअल के लिए भर रहे हैं, कंटिन्यू कर दिया। यहाँ पे मैं फॉर्म सेलेक्ट करूंगा, तो मैं आपको एक बात बता दूं, पहले हमें ITR-1-2 फॉर्म का थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेना पड़ता है टू बी सेलेक्टेड, कि भाई कौन सा फॉर्म किसके लिए। बट यहाँ पे इजी तरीका क्या है, जैसे आपने ITR-1 सेलेक्ट किया, आपके लिए पूरी डिटेल आ गई कि ITR-1 में कौन कौन सी इनकम कवर होंगे। तो एक बार जरा झलक देख लेते हैं। लिखा हुआ है फॉर इंडिविजुअल रेसिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 लाख हैविंग फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, इंटरेस्ट एक्सेट्रा, और एग्रीकल्चर इनकम भी कवर्ड है अगर वो 5,000 तक की है। ठीक है, सेम अगर आप ITR-2 लोगे तो उसके लिए भी बता दिया, सेम ITR अगर 4 लोगे तो उसके लिए भी बता दिया। तो ऑनलाइन के आपके अभी यहाँ पे सिर्फ 3 ही फॉर्म है। ठीक है, तो ITR-1 पे सेलेक्ट करते हैं और प्रोसीड करते हैं हम लोग ITR-1। ठीक है, फिर यहाँ पे जैसे आ जाएंगे, यहाँ पे आ रहा है आपका लेट स्टार्ट का, बट आपको मैं थोड़ा नीचे ले जाता हूँ। नीचे यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रहा है कि भाई अगर आपको जल्दी से जल्दी ITR फाइल करनी है तो आपके पास ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है, फॉर्म 16 देखो, अगर सैलरी अगर इनकम है तो ऑब्वियस सी बात है आपको आपके ऑफिस से फॉर्म 16 इशू हुआ होगा, कहीं कहीं नहीं इशू हुआ होता है, बट कहीं कहीं पे इशू होता है। तो आज हम जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे 1, वो विद फॉर्म 16 करेंगे ताकि आपको फॉर्म 16 को एनालाइज करना भी आ जाए। ठीक है, फिर आपका आ गया हाउस रेंट रिसीव, मतलब कि भाई अगर आप हाउस रेंट अलाउंस की लेना चाहते हो एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 1013A, तो आपके पास वो रिसीव होनी चाहिए। ये यहाँ पे कोई अपलोड नहीं करना, फॉर्म 16 को अपलोड नहीं करना, ना ही ये अपलोड करना है। बस आपको इजी क्या हो जाएगा कि आप वहां से अमाउंट फटाफट देख के सीधा सीधा अमाउंट यहाँ पे डाल देंगे। तो इसके लिए वो बोल रहा है कि आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। और भी बहुत सारी चीजें, व्यू मोर पे जाओगे तो ये चीज होनी चाहिए। फॉर्म 16 तो सैलरी के लिए क्या पता आप अदर सोर्स की इनकम डाल रहे हो तो फॉर्म 16A होगा। तो ऐसे ही करके ये आपको बता रहा है, तो आप यहाँ पे देख लेना कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है,
अब हम चलते हैं आगे आगे यहाँ पे आगे। अब आपसे कुछ 3 बातें पूछेगा पहले अपने फॉर्म को दिखाने से पहले। तो 3 बातें क्या है, बोल रहा है क्या आपकी इनकम जो है वो मोर देन एग्जम्पशन लिमिट है। तो आपको पता होगा कि 2.5 लाख से ऊपर की इनकम पे ही टैक्स वगैरह का रेट एप्लीकेबल हो जाता है। 2.5 लाख से नीचे नीचे आपका क्या रहता है, 0% रहता है। ये आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं अगली ही वीडियो में या अगली 2-4 वीडियो में इसको कवर करने वाला हूं, और वो भी बहुत अच्छे वे में। तो वो उस वीडियो में मैंने काफी मेहनत करी है, तो उसको देखना जरूर, ठीक है। तो मैं उसमें पूरा ही बता दूंगा कि कौन सा एग्जाम्पशन कौन से परसेंटेज से होता है, अगर किसी को अभी पता नहीं है तो, ठीक है। तो भाई यहाँ पे आ गए हम। तो यहाँ पे बोल रहे टैक्सेबल इनकम मोर देन एग्जाम्पशन लिमिट है, मीन 2.5 लाख से ऊपर है। तो यस इनकी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इनका फॉर्म 16 है, ठीक है। फॉर्म 16 के 2 पार्ट होते हैं ऑलवेज, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी में काफी डिटेल में लिखा होता है, पार्ट ए में आपको सिर्फ नॉर्मल सी चीजें लिखी होती है। अगर आप इसको एनालाइज करेंगे कि यहाँ पे कितनी इनकम थी क्वार्टरली और उस पर कितना टीडीएस कटा, लेकिन पार्ट बी पे पूरा बताया जाता है कि हाँ भाई, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको कि इनकम फ्रॉम सैलरी कितना है, फिर उसके बाद और कोई अमाउंट मिला हो तो नहीं मिला यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पशन कितनी है, एचआरए की एग्जाम्पशन डाली हुई है इन्होंने, फिर उसके बाद 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन, इतनी इनकम बची, फिर आपकी डिडक्शन मिले। पूरा फॉर्म यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, यही फॉर्म आपको उठा के कहाँ पे डालना पड़ेगा, आपका सीधा सीधा पोर्टल में। तो यहाँ पे हम आ गए, तो भैया उसकी इनकम 4 लाख है, 4,99,000, मतलब कि 2.5 लाख से तो ऊपर है। तो आप ये वाला ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट करो। बट इसके अलावा होता, लाइक 2.5 लाख से नीचे होता तो आप अदर लेते, लाइक अगर ये वाला ऑप्शन होता तो आप ये लेते। ये वाले ऑप्शन में क्या बोल रहा है, आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो तो ये 3 कंडीशन एक बार पढ़ लो, अगर आपके पास ये हुई है तो आप यहाँ पे बता देना। तो पहली कंडीशन बोल रहा है क्या आपका कोई भी करंट अकाउंट या तो एक हो या एक से ज्यादा हो, बट उसमें जो डिपॉजिट हुआ है, मतलब कि उसमें जो पैसा जमा किया गया है वो 1 करोड़ से ज्यादा हो गया हो पिछले साल में, जिस साल के आप आईटीआर भर रहे हो, ठीक है। आपको इसका फर्क पता होगा प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का। तो प्रीवियस ईयर की हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो उसी ईयर में बोल रहा है क्या आपका 1 करोड़ से ऊपर चला गया हो तो भाई इसको टिक कर लेना और यहाँ पे इसको टिक करके बता देना, ठीक है, कि हाँ भाई हमारा गया, नहीं गया तो अनटिक कर देते। दूसरा बोल रहा है क्या आपका कोई ऐसा एक्सपेंस हुआ है फॉरेन टूर पे, मतलब बाहर कंट्री में आप गए हो और वो 2 लाख से ऊपर हो, अगर हुआ है तो आप क्लिक कर देना। सेम तीसरा बोल रहा है क्या आपका कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल का खर्चा 1 लाख से ऊपर गया है पिछले साल में, तो इसको टिक कर देना। बट इन तीनों में से कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये वाला ऑप्शन जरूर हुआ है हमारा कि हमारी जो इनकम है वो 2.5 लाख से ऊपर मीन एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर चली गई है। तो हम इसको सेलेक्ट करके आगे चल लेते हैं। फिर हम यहाँ पे आते हैं, तो ये बोल रहा है कुछ डिटेल आपकी पेन बेस्ड ही ऑटोमेटिक आ चुकी है, तो मैंने बोला ओके ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है ये 5 स्टेप है और सेम 5 स्टेप ये रहे नीचे, 1 2 3 4 और 5, ये पांचों स्टेप आपको फाइल करने पड़ेंगे और इस पांचों स्टेप को फाइल करते करते आपको अपनी रिटर्न को फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। और देखो ध्यान से, ये 5 स्टेप में से अभी एक स्टेप आपका हाईलाइटेड है, ये वाला, बाकी सारे अनहाईलाइटेड है। इस बार ऐसा कर दिया इन्होंने कि जो भी आप पहले टैब भरोगे और पूरा फाइनल करोगे तो ही आपका दूसरा टैब ओपन होगा फॉर एडिटिंग, अदरवाइज वो ओपन होगा ही नहीं। और देखो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कुछ अमाउंट या कुछ डिटेल्स आपकी ऑटोमेटिक उठाई जाएंगी। तो देखो डिडक्शंस हो गई और आपके यहाँ पे इनकम हो गई, ऑटोमेटिक उठाई गई है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कहाँ पे क्या इनकम आ रही है और फिर उसको एडिट भी करेंगे, क्योंकि फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई रिटर्न के जैसी फॉर्म पे पहुंच जाओ तो आप जाओ, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका पहले 26AS ओपन करना है। 26AS में आपका सारी डिटेल आएगी कि यहाँ पे आपकी कौन सी इनकम पे कितना टीडीएस कटा है, कहाँ से कटा है, आपके एम्प्लॉयर आ जाएंगे, वो सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। ईयर सेलेक्ट करेंगे, HTML व्यू, और व्यू करते आप नीचे एक बार आएंगे तो ये रहा अमाउंट, यस। आप इसको प्लस कर दीजिए तो आपको पूरी मंथ के हिसाब से आ जाएगा। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, इनकी जितनी भी सैलरी थी पर मंथ ये रही और टीडीएस कुछ कटा नहीं है और इनकी इनकम टोटल हो गई 499,524, ठीक है। और इसी इनकम को आप सीधा मैच करोगे किससे, अपने फॉर्म जो 16 मिला है उससे। तो एक बार फॉर्म 16 पे आ जाते हैं, तो ध्यान से देखिए, हम ऊपर करके देखते हैं। तो फॉर्म 16 में जो टोटल इनकम है देखो इतनी ही है,
तो ये आपको एक बार मैच करना पड़ेगा किससे, अपने 26 AS से। वही आपका काम है इतना कि 20 अगर फॉर्म 16 मिला है तो आप 26 AS से मैच करो। बट यहाँ पे मैं एक और बात बता दूं, अदरवाइज अगर आपको फॉर्म 16 नहीं मिलता लेकिन आपको सैलरी मिलती है बट फॉर्म 16 नहीं मिला ड्यू टू एनी रीजन, और आप रिटर्न फाइल करना चाहते हो, क्योंकि देखो काफी सारी चीजें हो रही हैं कि हाँ जिसका टीडीएस डिडक्ट नहीं हो रहा या जिसका टीडीएस डिडक्ट हो रहा है बट थोड़ा बहुत काम कोरोना की वजह से इतना स्लो हो गया कि आपको फॉर्म 16 इशू किए नहीं जा रहे। मैंने ऐसा क्लाइंट में देखा है कि उनको अभी तक इशू नहीं हुए। और अगर आपको रिटर्न फाइल करनी है तो आप एक काम करना, आप अपने 26 AS के बेस पे जो यहाँ इनकम दिखाएंगे, जो यहाँ आपका टीडीएस वगैरह होगा, उसके बेस पे आप अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हो। क्योंकि देखो 26 AS से मैच करना बहुत जरूरी है। मैं आपको पहले बता दूं, लॉ में एक लिमिट है कि भाई आपकी जो इनकम है फॉर्म 26 AS का 90% तो होना ही चाहिए। बट मैं तो 90% नहीं, मैं 100% ही बोलता हूँ कि आप उसी को कंसीडर करके ही अपनी आईटीआर भरिएगा ताकि आपकी आईटीआर परफेक्टली भरी जाए। क्योंकि फॉर्म 26 AS में वही डिटेल आएगी जो आपके एम्प्लॉयर ने गवर्नमेंट को दी है। और अगर यहाँ पे कोई गड़बड़ है, जैसे कि मान लो इस महीने मार्च में मेरा 51,000 रुपए दिखा रहा है बट मुझे एक्चुअली रिसीव हुआ 41,000, तो आप इस चीज को अपने एम्प्लॉयर को पहले बोलेंगे कि भाई यहाँ पे अमाउंट गलत है, ताकि वो आगे से ठीक करवाए। और जैसे ठीक हो जाएगा 26 AS में, फिर आप उसी अमाउंट को लेकर अपनी रिटर्न फाइल करिएगा। आई होप समझ आ गया होगा। तो चलते हैं आगे, तो एक एक करके। तो ये वाली जो डिटेल है ये ऑटो फिल्ड हो जाती है पैन बेस्ड पे। बट यहाँ ध्यान से देखिएगा, आप देखिए बहुत सारी चीजें आपकी आ गई, नाम वगैरह, आधार कार्ड वगैरह सब कुछ आ गया। बट अब आपको यहाँ पे बताना है कि आप नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप क्या हो, क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पेंशनर हो, अदर हो, या कुछ भी हो। तो मैंने यहाँ पे बोला कि अदर एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आते हैं हम। ठीक है भाई, और नीचे चलते हैं। यहाँ पूछ रहे हैं फाइलिंग सेक्शन, आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कौन सा सेक्शन है जो आप पे एप्लीकेबल हुआ रिटर्न के लिए। देखो यहाँ पे 139 के 3 सेक्शन है और 119 का दूसरा सेक्शन है। ठीक है, तो इन सेक्शन में क्या बोल रहा है, सब बाय डिफॉल्ट जो सेलेक्ट है उसमें दिखा रहा है रिटर्न फाइल ऑन और बिफोर ड्यू डेट। मतलब कि ये जो रिटर्न फाइल कर रहा हूं मैं ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट तक कर रहा हूं। तो ऑब्वियस सी बात है सितंबर तक टाइम है आपका, तो मैं ऑब्वियस सी बात है पहले ही फाइल कर रहा हूं, तो ये सेक्शन ऑलरेडी सेलेक्ट है। बट अगर मैं आफ्टर ड्यू डेट करूंगा तो मुझे ये लेना पड़ेगा, रिवाइज करनी है तो मुझे ये लेना पड़ेगा। देखिए अगर आपके पास कोई नोटिस वगैरह आया है ईमेल वगैरह पे और आप नोटिस के अगेंस्ट में कोई रिटर्न को जवाब दे रहे हो, मे बी कोई रिटर्न में आपका गलती हो गई हो, मे बी कोई रिटर्न में आपने अमाउंट को गलत फाइल कर दिया हो, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आ जाता है आपके पास नोटिस। तो आप उस नोटिस के तहत आप यहाँ पे क्या करोगे, रिटर्न को फाइल करोगे। तो वहां पे बताया जाएगा कि कौन से नोटिस के अंदर आप फाइल कर रहे हो, तो आप यहाँ पे सेक्शन को सेलेक्ट करिएगा फिर आप फाइल करिएगा। बट अभी ऐसा कुछ नहीं है, हम सिंपल ऑन और बिफोर मतलब बिफोर ड्यू डेट फाइल कर रहे हैं, तो हमने सेक्शन सेलेक्ट कर लिया। अब हम आगे चलते हैं। पूछ रहा है आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 115 BAC, क्या आप न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट करना चाहते हो? तो यहाँ पे मैं करूंगा नो। और अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ चुका होगा कि यहाँ पे नो क्यों किया इन्होंने, यस क्यों नहीं किया। तो मैं आपको बता देता हूं, गवर्नमेंट ने हमें 2 ऑप्शन दिए हैं, विच रेजिम इज बेस्ट यू हैव टू चूज। जो भी रेजिम आपको अच्छा लगता है या बेस्ट लगता है आप उसको चूज करिए। और इसके ऊपर भी वीडियो आएगी कि आपके यहाँ पे सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाए कि हमें न्यू टैक्स रेजिम में जाना चाहिए या प्रीवियस में। ठीक है, तो इसके लिए मैं डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा, अभी के लिए हमने नो कर दिया। फिर यहाँ पे आपका आता है कि हाँ भाई कौन से बैंक में आप रिफंड को या कौन से बैंक को आप यहाँ पे बताना चाहते हो। तो देखो भाई इनका कोई टीडीएस वगैरह कटा नहीं है पहली बात, तो रिफंड वगैरह आएगा नहीं। बट आपको यहाँ पे बैंक को सेलेक्ट करना पड़ेगा फॉर क्रॉस चेकिंग। मतलब कि मैं आपको बता दूं, ये जो भी सैलरी आई है इनके बैंक अकाउंट में आई होगी, तो वही बैंक अकाउंट को आप यहाँ पे सेलेक्ट एटलीस्ट कर लीजिएगा। चाहे तीनों कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट कम से कम एक बैंक अकाउंट को यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। और वो बैंक अकाउंट कौन सा होना चाहिए जिसमें आपकी सैलरी आई है। ठीक है, तो मैंने इनका एक बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और अब हम करेंगे, अगर आपके पास कोई और बैंक अकाउंट हो यहाँ ऐड कर सकते हो, बट इनके यही 2 बैंक अकाउंट थे, बट सैलरी वाला यही था, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। एटलीस्ट आपको भी एक बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये कंफर्म नहीं होगा। अब आप कंफर्म करिए, सब कुछ डिटेल सही होगी तो ये सेव कर जाएगा, नई डिटेल सही होगी तो आपको बता देगा कि ये एक एरर आया। तो देखिए सारी डिटेल फाइल्ड थी,
तो इसलिए यहाँ पे आ गया कंफर्म्ड, और कंफर्म्ड आते अगला ऑप्शन हाईलाइट हो गया, मतलब कि अब आप इस पे आके अब अपनी फाइल करिए, जो भी चीजें हैं आप उसको वहां पे पुटअप करिए। तो पुटअप करने से पहले ही आपसे ना सवाल पूछ ले जाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या आता है, मैं आपको बता दूं। एक्चुअली ये ऑप्शन पूछ रहा है पहले, क्योंकि आप ये ऑप्शन पहले भूल जाते हो या स्किप कर जाते हो, तो पहले ही पूछ रहा है। तो देखो क्या क्या पूछ रहा है। एग्जाम्पशन का पहला पॉइंट है, आर यू एलिजिबल फॉर क्लेम एग्जाम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कोस्ट ऑफ ट्रेवल, टूर और ट्रांसपोर्टेशन, मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म ईटीसी। तो वो सेक्शन होता है 1014A। अगर आप इन इन चीजों के लिए एग्जाम्पशन लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे करिएगा यस, और यस करके यहाँ अमाउंट डाल दीजिएगा। बट इनका कोई ऐसा है नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग चलना है। तो आप यहाँ पे फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग आएंगे तो यहाँ पे इनके जो एग्जाम्पशन है वो एग्जाम्पशन सिर्फ किसमें है, हाउस एंड अलाउंस की है, ना ट्रेवल की है, ना कुछ है, ना कुछ है, ना कुछ है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे आपकी कोई भी एग्जाम्पशन नहीं थी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। फिर पूछ रहे हैं आर यू एलिजिबल फॉर एग्जाम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस या चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस या हॉस्टल अलाउंस। तो ऐसा भी कुछ नहीं है फॉर्म 16 में, नो कर दिया। आगे चलते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑटो फिल्ड होके आ चुका है अपने आप। आर यू एलिजिबल फॉर एग्जाम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस, तो यस हो गया, और यहाँ पे अमाउंट भी आ गया। तो हम एग्री कर देते हैं, क्योंकि फॉर्म 16 में भी यहाँ पे 78,000 का अमाउंट है, तो मैं यहाँ पे एग्री कर दिया, क्योंकि वो पूछ रहा है डू यू एग्री विद इंफॉर्मेशन, तो मैंने बोला यस आई एम एग्री। फिर हम आगे चलते हैं। डू यू क्लेम एग्जाम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एलटीए, नो, ऐसा कुछ है नहीं। डू यू एनी अदर एग्जाम्पशन, तो भाई एनी अदर एग्जाम्पशन भी नहीं है। तो मैंने जो जो यस नो करना था मैंने कंटिन्यू कर दिया। आ गए भाई, तो वो ऑप्शन पहले पूछ ले गए। अब आप सोच रहे हो इनकम कहाँ डालें भाई, तो अब आपकी इनकम यहाँ पे आएगी। तो ये लोडिंग ले रहा है, अब उसके बाद देखते हैं। देखिए सैलरी में ऑटोमेटिक आपका अमाउंट आ चुका है, ये रहा। अब आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, मान लो कोई और अमाउंट आपको चेंज कराना हो तो आप करा सकते हो। तो ये देखो फॉर्म 16 ऑटोमेटिक ऑटो फिल्ड होके आ गया है। तो इसके लिए एक लाइक तो आप कर ही देना इस वीडियो पे, क्योंकि देखो ऑटोमेटिक आपका ऑटो फिल्ड होके आ रहा है। आई नो कुछ लोग यहाँ पे बोल रहे होंगे कि हम भी इस पे काम कर रहे हैं और इतना कुछ इजी तो नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, जो कंपनी अच्छे तरीके से टीडीएस वगैरह का काम कर रही है, तो उसके लिए जितने भी इंप्लॉय होंगे उनका सारा ऐसे ऑटो फील्ड होके आएगा जैसे इनका आ चुका है। बट कुछ कंपनी कंप्लाइंस वगैरह पे ज्यादा ध्यान नहीं देती है। कुछ कंपनी मतलब कुछ एंटरप्राइजेस जो छोटे मोटे एंटरप्राइजेस होते हैं, तो वो फॉर्म 16 तक इशू नहीं करते हैं। ये मैंने देखा है, लाइव लाइव देखा है। तो उसी चक्कर में आपका ऑटो फील्ड होकर नहीं आता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, इनका सारा का सारा प्रॉपर वे में काम हुआ है, तो इसीलिए इनका ऑटोमेटिक आ भी गया। ठीक है, तो बुरा मत मानना कि किसी का आता है किसी का नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सारा फील्ड होकर आ रहा है 371,524 इनकम चार्जेबल अंडर हेड सैलरी। ये अमाउंट ऑटोमेटिक आया, और मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार आप यहाँ आ जाइए, 78,000 ये डिडक्ट हुआ, 50,000 रुपए ये डिडक्ट हुआ, 371,524 ऑटोमेटिक अमाउंट आ रहा है। सीधा सीधा अमाउंट वहां से मैच हो रहा है। अब नीचे आपकी देखो यहाँ पे डिडक्शन है बहुत सारी, ये रही इनकी डिडक्शन, और इस डिडक्शन को भी हम वहां पे डाल देते हैं। तो पहले हम इसको कराएंगे सेव, कि हाँ भाई ये इनकम बिल्कुल बिल्कुल ठीक है और कोई अदर इनकम नहीं है। आगे चलेंगे, नीचे आके कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म करते ही आपका हो जाएगा दूसरा टैब टिक, ये आप देख सकते हैं। तो जैसे ही दूसरा फिनिश हुआ, तीसरा हाईलाइट हो गया। क्लिक करके अंदर आते हैं भाई। अगेन कुछ सारी चीजें पूछ रहा है। तो भाई पहले पूछा है डू यू एलिजिबल टू एनी क्लेम डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड, क्या आपने कोई डोनेशन वगैरह की है। तो यहाँ डोनेशन में आपका आ सकता है, लाइक आपने कोरोना में कोई डोनेशन करी हो, लाइक आपने किसी संस्था को डोनेशन करी हो। तो अगर आपकी है तो आप यहाँ यस करिए, अदरवाइज नो। तो इनका ऐसा कुछ नहीं था। मैं आपको फॉर्म 16 दिखा देता हूँ। फॉर्म 16 में इनका क्या है, 80C में है, और बस 80C में ही है और कुछ नहीं है। हाँ जी, नहीं 80D में भी है, हेल्थ इंश्योरेंस डिडक्शन का भी है, और फिर उसके बाद टोटल डिडक्शन इनकी आ गई है। तो इनके सिर्फ दो ही सेक्शन है, 80C और 80D, तो हमको वही डालना है। तो ये आपका नहीं है। रूरल डेवलपमेंट के लिए कोई डिडक्शन नहीं दी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG, नो, यहाँ पे कुछ नहीं है। फिर ऑटोमेटिक आपका अमाउंट आ गया 80C के अंदर। क्या ये एलिजिबल हो आप इसके लिए, तो हाँ जी बिल्कुल फॉर्म 16 से मैच हो रहा है, यस कर दिया। फिर उसके बाद
डिडक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम की कोई हो तो नहीं। 80D में हाँ जी ये है, तो जैसे ही मैं यस करूंगा तो बोलेगा आपको 80D की रिक्वायरमेंट है, आपको वो भरना पड़ेगा, तो अभी हम भरेंगे, तो इसको हम यस कर देते हैं अभी सिर्फ। आगे चलते हैं। आर यू एलिजिबल फॉर एजुकेशन, यहाँ पे क्या है, एजुकेशन लोन लिया हो तो उसके लिए, तो नहीं, मैं इसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ। और फिर बोल रहा आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन, तो अभी तो नहीं है। ये रहे सारे सेक्शन, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, लेकिन मैं अभी नहीं हूं तो मैं इसको नो कर देता हूँ, ठीक है। और कंटिन्यू। तो देखिए 80D अब हमें फाइल करना है, तो जैसे ही मैं कंफर्म करूंगा 80C तो फुल्ली फाइल हो गया, बस 80D को हमें यहाँ क्या करना है, एडिट करना है, और एडिट करके यहाँ पे अमाउंट डालना है हमें। तो अब हम आगे चल लेते हैं। 80D में आपको डिडक्शन डालने से पहले आपको पूछना पड़ेगा कि यहाँ, आपको बताना पड़ेगा सॉरी, कि यहाँ पे क्या है, क्या ये पहले ऑप्शन क्या पूछ रहा है, वेदर यू और एनी योर फैमिली मेंबर एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स, मीन पेरेंट्स को हटा के क्या कोई सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन मीन्स 60 ईयर्स से अबव है कि नहीं, तो यहाँ पे नहीं, ठीक है, नहीं ऐसा कोई नहीं है। तो अब यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस डाल दीजिए और यहाँ पे प्रिवेंटिव हेल्थ चेक का खर्चा, तो मैं यहाँ पे इनका 11,000 रुपये जो है अपना, जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम जाता है 11,000 रुपये एनुअली जाता है, और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में आप यहाँ पे 5,000 तक कोई भी खर्चा ले सकते हैं। देखिए ये अगर आप अमाउंट क्लेम कर रहे हैं तो यू हैव एविडेंस। देखिए अगर आप 11,000 रुपये यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस में डाल रहे हैं और कोई सा भी अमाउंट डाल रहे हैं अगर हेल्थ इंश्योरेंस में, तो आपके पास उसकी सारी सारी डिटेल होनी चाहिए, आप यहाँ पे फेक डिटेल नहीं डाल सकते। बट प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप खर्चा एक ऐसा होता है जो गवर्नमेंट ने बोला कि ये खर्चा वैलिड है और इसको 5,000 तक बोला गया है कि हम ले सकते हैं। ये होता क्या है, लाइक आप पूरे साल में, आई नो गवर्नमेंट को पता है कि थोड़ा बहुत खर्चा हो जाता है, थोड़ी बहुत बुखार आ गया, कुछ ना कुछ आप डेली रूटीन में जाते हैं, महीने में 1.5 महीने में आप बीमार हो गए, वट एवर कोई भी छोटा मोटा जो भी आप डॉक्टर वगैरह से जो भी आप मीटिंग करने जाते हो तो उसके लिए कुछ पैसा वैसा देना पड़ता है, तो उसके लिए बोला गया कि आपका 5,000 तक अमाउंट अलाउड है विदाउट एनी एविडेंस, ठीक है, क्योंकि ये वैलिड खर्चा, हर कोई कुछ ना कुछ होता ही बीमार है, और कभी 50 रुपए दवाई के दे दिए, कभी 100 रुपए, कभी 2,000 रुपए दवाई के दे दिए, तो हर पर्सन को पता नहीं रहता कि उसने साल में कितना खर्चा कर दिया अपनी हेल्थ चेकअप पे। तो यहाँ पे बोला गया कि आपका 5,000 रुपए विदाउट एनी एविडेंस अलाउड है, ठीक है। फिर उसके बाद पेरेंट्स के लिए आता है यहाँ पे, तो पेरेंट्स के लिए यहाँ पे हम कोई सा भी अमाउंट क्लेम नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनका कोई भी ना हेल्थ प्रीमियम है ना कुछ है, तो यहाँ पे सिर्फ इस अमाउंट नहीं है, तो हमने यहाँ पे ले लिया नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स। अगर होता तो हम यहाँ पे डाल देते हेल्थ इंश्योरेंस जो भी होता, तो टोटल आ गया आपका, सेव कर देंगे 16,000 के बाद। तो देखिए आपकी टोटल डिडक्शन यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाएगी, ये भी, तो ये आपकी डिडक्शन आ चुकी है 65,100 रुपये। अब आप इसको कंफर्म करिए और बाहर आ जाइए, तो देखिए तीसरा टैब जो डिडक्शन का था वो भी पूरा हो चुका है। टैक्स पेड, आप यहाँ पे आएंगे और अगर आपका कोई टीडीएस वगैरह कटा है एज पर क्या नाम सैलरी मींस फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग, या अदर देन सैलरी, या फॉर्म 16C, या टीसीएस था, या आपने कोई टैक्स पे खुद से किया, अगर पांचों में से कुछ है तो आप यहाँ पे डालेंगे, बट इनका कुछ भी नहीं है क्योंकि इनका टीडीएस कटा नहीं, मैंने आपको फॉर्म 16 में दिखाया कोई अमाउंट नहीं कटा हुआ था, 0 था। फिर उसके बाद अदर देन सैलरी भी कुछ नहीं था, फिर उसके बाद आपका कोई टैक्स क्लेम वगैरह 16C में नहीं है, ना टीसीएस है ना कुछ अदर, तो यहाँ पे 0 ही रहेगा। तो आप 0 करके यहाँ कंफर्म कर दीजिए कि ये एज इट इज सही है, तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। आगे चलते हैं, लास्ट आता है टोटल टैक्स लाइबिलिटी। अब यहाँ पे आपको पूरा का पूरा फॉर्म दिखाया जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ पूरा फॉर्म क्या दिखाया जाएगा यहाँ पे, कि भाई आपकी सैलरी कितनी, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा जीटीआई कितनी, जीटीआई मतलब इनकम में से डिडक्शन और एग्जम्पशन माइनस करके, या अदर इनकम होती है तो वो सब कुछ मीन्स पांचों हेड की इनकम को ऐड करके, जो भी डिडक्शन लेस होनी है वो करके, जो भी एग्जम्पशन लेस होनी है वो करके, जो भी बचता है उसको हम जीटीआई बोलते हैं। तो जीटीआई यहाँ पे आ चुकी है, डिडक्शन आपकी 65,100 रुपए थी, टोटल टैक्सेबल इनकम आ गई 3,06,000 रुपए। तो हमारा टैक्स जो उस 3,06,420 पे बनता है वो बनता है 2,821 रुपए। और 87A में एक बेनिफिट मिल जाता है, अगर किसी की इनकम 5 लाख तक है तो भाई उसको 12,500 का एक रिबेट अमाउंट मिल जाता है।
तो 5 लाख तक अगर आपकी कोई भी इनकम होगी तो आपका टैक्स हमेशा 0 रहेगा, बट जैसे ही 5 लाख 1 रुपया हो जाएगा तो ये रिबेट वाला सेक्शन हट जाएगा और 5% सीधा 2.5 लाख से ऊपर पे लग जाएगा आपका। ठीक है, तो अभी हमारा ये 5 लाख से नीचे था, तो ऑब्वियसली बात है टोटल टैक्स लायबिलिटी हो गई 0, और लास्ट में आप देखेंगे ना कोई इंटरेस्ट पे करना, ना कोई टैक्स वाला, ना कोई हमारी डिले, मतलब कोई भी पेनल्टी या कुछ भी पेमेंट ऑफ टैक्स नहीं आया, तो हम बोलेंगे हाँ जी कंफर्म, यही सब था। तो ये पूरी की पूरी रिटर्न हमने फाइल कर दी है। तो देखिए लास्ट वाला पॉइंट भी कंफर्म्ड आ चुका है। कंफर्म मतलब अब ये सारे के सारे जो भी डिटेल भरनी थी हमने भर दी। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी हाईलाइट हो गया प्रोसीड के लिए। इसके बाद आपको सीधा क्या करना है, इस फॉर्म को, इस रिटर्न को ई वेरिफिकेशन के लिए डालना पड़ेगा। ई वेरिफिकेशन के अलग अलग मेथड होंगे, वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे कि हाँ अगर किसी रिटर्न को ई वेरीफाई करना तो कैसे होगा। तो आज हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करूंगा आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको कुछ भी हेल्प मिली हो नहीं या कुछ भी सीखा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ज्यादा जरूरत है। अपने दोस्तों को शेयर करना, थोड़ी सी हेल्प ज्यादा हो जाएगी, और अपना कमेंट्स और लाइक जरूर बताया करें कि अगर आपको पसंद आया हो तो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।